नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके के लगभग 6-7 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर एक टॉपिक से जितने भी हम आपको जिस टॉपिक का वीडियो कवर करेंगे उसमें 100% सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यूपी जीके उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो लगभग 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आप लगातार इस वीडियो को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपी जीके के जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है उस टॉपिक से कोई भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उसी क्रम में आपका फर्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो आपके मेला क्रम है, सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है, कुल 12 सालों में एक बार लगता है। और कुंभ मेला महाकुंभ मेला उसे बोला जाता है। बात करें जाए महाकुंभ के अलावा, कुंभ मेला लगता है 6 वर्षों में। ठीक है, 6 वर्षों में कुंभ मेला लगता है, 6 वर्षों में। और महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है। बात की जाए माघ मेला, तो प्रयाग महाकुंभ को छोड़कर बाकी हर साल जो है माघ मेला लगता है। तो प्रयागराज में 3 मेला लगता है। पहला हो गया महाकुंभ मेला 12 वर्षों में, कुंभ मेला 6 वर्षों में, और माघ मेला जो कुंभ और महाकुंभ को छोड़कर हर वर्ष लगता है उसे माघ मेला बोला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा काकोरा मेला जो बदायूं रुहेलखंड में लगता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे मिनी कुंभ बोलते हैं। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे बोलते हैं? तो रुहेलखंड का मिनी कुंभ काकोरा मेला को बोला जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो काकोरा मेला को कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट मेला हो जाएगा रामनगरिया मेला जो फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पे लगता है? गंगा के तट पर लगता है, फर्रुखाबाद में, जिसका नेम है रामनगरिया मेला। नेक्स्ट है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है जो पशु मेला के रूप में फेमस है। बटेश्वर मेला को पशु मेला भी कहते हैं। कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। और कब लगता है? तो कार्तिक में लगता है। ये आगरा किस नदी के किनारे दोस्तों? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दादरी मेला। दादरी मेला पशु मेला है और कहाँ में लगता है? बलिया में लगता है दादरी मेला आपका, और ये भी एक प्रकार का पशु मेला है। नेक्स्ट है सरधना मेला। सरधना मेला कहाँ लगता है? सरधना मेरठ में, और नवंबर में लगता है। सरधना में लगता है मेरठ। सरधना मेला सरधना मेरठ में लगता है और नवंबर में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ चैत में 1 माह तक चलता है। तो यहाँ से मेरठ के 2 मेले, सरधना मेला और नौचंदी मेला। सरधना और नौचंदी मेला दोनों मेला कहाँ लगते हैं? तो मेरठ में लगते हैं। अगला हो जाएगा सीकरी मेला। सीकरी मेला कहाँ लगता है? तो मोदी नगर गाजियाबाद में आपका सीकरी मेला लगता है। सीकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद। अगला हो जाएगा बसंत का नौचंदी मेला। बसंत में नौचंदी कहाँ लगता है? तो लखनऊ में लगता है। बसंत नौचंदी लखनऊ में लगता है। और गढ़गंगा मेला कहाँ लगता है? तो हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा को गढ़गंगा मेला हापुड़ में लगता है। कंसवध मेला कहाँ लगता है? तो हमीरपुर में कंसवध मेला लगता है। दोस्तों, 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप है दोस्तों, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। कंस मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा वृंदावन में आपका कंस मेला लगता है, मथुरा वृंदावन। नेक्स्ट हो जाएगा हरिदास जयंती मेला, जिसे निधिवन वृंदावन मथुरा में लगता है। हरिदास जयंती मेला, तो हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? निधिवन वृंदावन में लगता है हरिदास जयंती मेला। जैसे मीराबाई जो थी, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था हरिदास। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? तो निधिवन वृंदावन मथुरा में लगता है। नेक्स्ट है मुड़िया पूनो मेला। कहाँ लगता है? तो गोवर्धन मथुरा में मुड़िया पूनो लगता है। देवा शरीफ कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, बहुत ही फेमस मेला है। नेक्स्ट है श्रीनगर जो श्री रामपुर मेला है। श्रीनगरिया रामपुर मेला बोला जाता है, या मनकपुर मेला। तो 2 मेले फर्रुखाबाद में लगते हैं, श्रीनगरिया रामपुर और मनकपुर मेला, ये दोनों फर्रुखाबाद में लगते हैं। सैयद सलारपुर मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। ढाई घाट मेला, तो शाहजहाँपुर में ढाई घाट मेला लगता है। अगला मेला हो जाएगा फाल्गुन मेला। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? तो रामपुर में लगता है फागुन के मास में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? तो बरेली में लगता है। तिगरी मेला, तो खीरी झुल्लू कार्तिक मेला है, खीरी और झुल्लू में लगता है तिगरी मेला।
नेक्स्ट हो जाएगा चैत्र रामनवमी मेला, कार्तिक परिक्रमा मेला। तो ये अयोध्या धाम में लगता है। कौन कौन सा? चैत्र रामनवमी में राम का जन्मदिन, रामनवमी को, कार्तिक या परिक्रमा मेला हो गया, कार्तिक मेला हो गया और चैत्र रामनवमी मेला होगा। ये सारे मेले कहाँ लगते हैं? अयोध्या धाम में लगते हैं। परिक्रमा मेला की बात की जाए तो फाल्गुन में लगता है परिक्रमा मेला, नियमिसारण सीतापुर में लगता है परिक्रमा मेला। नेक्स्ट है गोल गोकर्णनाथ मेला। कहाँ लगता है? तो मकर संक्रांति पर खीरी में गोल गोकर्णनाथ मेला लगता है। बाल सुंदरी मेला, अनूप शहर, बुलंदशहर। बुलंदशहर को क्या बोलते हैं? अनूप शहर भी बोलते हैं। तो बुलंदशहर अनूप शहर में बाल सुंदरी मेला लगता है। नेक्स्ट है भेड़िया घाट मेला। कहाँ लगता है? तो हरदोई में आपका भेड़िया घाट मेला लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो आपको बांदा हो जाएगा जहाँ पे कालिंजर मेला लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा कजली मेला या चरखरी मेला। कहाँ? महोबा। तो महोबा में दो मेले, कजली चरखरी महोबा में। और देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? संकीसा फर्रुखाबाद में श्रावणी मेला लगता है। तो दोस्तों हमने सारे मेले कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सामने है उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। जितने भी उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं सारे इस वीडियो में कवर होंगे। तो आप भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा आपका अमरोहा। अमरोहा में क्या बनता है? ढोलक बनता है। ढोलक अमरोहा का बहुत ही फेमस है। अमेठी में तो मूज उत्पाद अमेठी में बनते हैं। अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर बहुत ही फेमस है। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद और गाजियाबाद भी वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। तो अलीगढ़ ताले के लिए हो गया हार्डवेयर और अम्बेडकर नगर आपका वस्त्र उत्पाद के लिए। आगरा चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस है। आगरा चमड़ा के लिए। आजमगढ़ काली मिट्टी कला के लिए फेमस है। कानपुर में भी चमड़ा का वर्क होता है लेकिन जो जीआई टैग मिला है स्पेशल तो आगरा को मिला है उसे। और आजमगढ़ काली मिट्टी कला, काली मिट्टी से जो आपके बर्तन बनते हैं और भी कलाएँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, वो सभी बनाई जाती हैं। इटावा में वस्त्र उत्पाद के लिए बना है। प्रयागराज मूंज उत्पाद, जो भी मूंज से उत्पाद बनते हैं उसके लिए। उन्नाव जरी जरदोजी उन्नाव के लिए मिला है। और आपका एटा हो जाएगा घुंघरू और घंटी। एटा में क्या बनता है? घुंघरू और घंटी पीतल की बनती है। औरैया दूध प्रसंस्करण में दूध से घी वगैरह जो भी बनता है वो औरैया उसके लिए फेमस है। कन्नौज इत्र परफ्यूम बनता है कन्नौज में। और कानपुर में चमड़ा बताया था फेमस है। कानपुर देहात की बात की जाए तो जस्ता के बर्तन कानपुर देहात में बनते हैं। कासगंज में तो जरी जरदोजी कासगंज भी फेमस है। और कुशीनगर की बात की जाए तो केला रेशा उत्पाद, केला हो गया और रेशा से जो भी उत्पाद बनते हैं वो कुशीनगर फेमस है। कौशाम्बी की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण, खाने की जो सामान है वो कौशाम्बी में बनती हैं। अगला हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद यंत्र की उत्पाद जो भी हमारे मशीनरीज हैं वो कहाँ बनती हैं? तो गाजियाबाद में। गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन बनते हैं और गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोंडा खाद्य प्रसंस्करण। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण जो दाल होती है उनके लिए फेमस है हमारा गोंडा। गौतम बुद्ध नगर सिलाए वस्त्र जो होते हैं वो गौतम बुद्ध नगर में बनाए जाते हैं। चित्रकूट में क्या बनता है? तो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। चंदौली जरी जरदौरी बनाई जाती है। जालौन हस्त निर्मित कागज, हस्त से जो निर्मित कागज होता है वो जालौन में बनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जौनपुर ऊनी दरी बनाई जाती है जौनपुर में। और झांसी में सॉफ्ट खिलौने में मखमल के जो खिलौने होते हैं सॉफ्ट खिलौने वो झांसी में बनाए जाते हैं। देवरिया की बात की जाए तो सजावटी सामान जो भी हमारे डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो देवरिया में बनाई जाती हैं। पीलीभीत में बांसुरी बनाई जाती है। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण आंवला वगैरह, आंवला जो होता है खाद्य प्रसंस्करण तो आपका यहीं से फेमस है प्रतापगढ़ से लिए। फतेहपुर बेडशीट, बेड पे जो सीट होती है वो बेडशीट फतेहपुर में बनाई जाती है। फर्रुखाबाद ब्लॉक पेंटिंग जो हो जाएगी आपकी फर्रुखाबाद उसके लिए फेमस है। फिरोजपुर कांच उत्पाद, फिरोजपुर किसके लिए फेमस है? तो कांच के जो उत्पाद हैं फिरोजपुर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अयोध्या में क्या बनता है? अयोध्या में गुड़ बनाया जाता है। बदायूं तो जरी जरदोजी बदायूं उसके लिए फेमस है। बरेली की बात की जाए तो जरी जरदोजी बरेली में बनाई जाती है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल, बलरामपुर और गोंडा दोनों जो हैं खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए फेमस है। बलिया की बिंदी ये सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है।
बस्ती काष्ठ शिल्प जो हो जाएगा लकड़ी का सामान बस्ती में बनता है। बहराइच की बात की जाए तो गेहूँ डंठल की कलाकृतियाँ, गेहूँ का जो डंठल होता है उससे जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं वो बहराइच में बनाई जाती हैं। बागपत घरेलू सजावटी सामान वो बागपत में बनाया जाता है। बाराबंकी में क्या बनता है तो बाराबंकी हथकरघा उद्योग बाराबंकी फेमस है। उसके साथ ही बांदा की बात की जाए तो सजर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर पे शिल्प बनते हैं वो बांदा में बनाए जाते हैं। बिजनौर काष्ठ शिल्प, काष्ठ में लकड़ी पे जो शिल्प बनते हैं बिजनौर बनाए जाते हैं। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर से बनाए जाते हैं। मऊ की बात की जाए तो वस्त्र उत्पाद हो जाए मऊ फेमस है। मथुरा की बात की जाए तो स्वच्छता संबंधी उपकरण जो भी बनाए जाते हैं स्वच्छता संबंधित से वो मथुरा में बनाए जाते हैं। महाराजगंज तो आपका जो भी फर्नीचर है वो महाराजगंज में बनाया जाता है। महोबा गोरा पत्थर शिल्प जो है वो महोबा फेमस है। मिर्ज़ापुर कालीन बहुत ही फेमस है, यूपी पुलिस भी पूछा भी गया था कालीन के लिए। भदोही और मिर्ज़ापुर कालीन हो जाएगा। और मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो गुड़ हो जाएगा मुजफ्फरनगर। मुरादाबाद धातु शिल्प, धातु से सामानें बनाई जाती है मुरादाबाद में। मेरठ खेल की लकड़ी का सामान जो भी बनता है मेरठ से बनाया जाता है। मैनपुरी की बात की जाए तो तार्किश कला हो जाएगी। रायबरेली काष्ठ शिल्प हो जाएगा जो आपकी लकड़ी से सामान बनाई जाती है। लखनऊ चिकनकारी जरी जरदौजी ये भी आपके लखनऊ से फेमस है। लखीमपुर की बात की जाए तो जनजातीय शिल्प लखीमपुर खेरी जनजातीय शिल्प में जनजातीय लोग जो अपने शिल्प बनाते हैं वो उसके लिए फेमस है। ललितपुर जरी शिल्प के लिए फेमस है। वाराणसी तो रेशमी जो उत्पाद है वो वाराणसी साड़ियाँ बनारसी साड़ियाँ यहाँ चलती हैं जब बनाई जाती हैं। शामली रिम और धूरा बनाया जाता है शामली में। शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर में जरी और जरदौजी बनाई जाती है। और श्रावस्ती की बात की जाए तो जनजातीय शिल्प, जहाँ भी जनजातीय लोग हैं वो अपने जनजातीय शिल्प बनाते हैं। सांभल सींग और अस्थि, सांभल में सींग और अस्थि से जो हॉर्न और क्राफ्ट बनाए जाते हैं वो सांभल में बनाए जाते हैं। सहारनपुर में काष्ठ शिल्प बनाई जाती है, लकड़ी के शिल्प अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण या काला नमक चावल के लिए फेमस है सिद्धार्थनगर। सीतापुर दरी बनाई जाती है। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद हो जाएगा। सोनभद्र की बात की जाए तो कालीन के लिए फेमस है। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। और हमीरपुर में जूती जो होती है जूती बनाई जाती है हमीरपुर। हथकरघा हरदोई में हथकरघा के लिए फेमस है और साथ ही आपके हथकरघा के लिए बाराबंकी भी फेमस था। हाथरस की हींग प्रसंस्करण फेमस हो जाएगा। हापुड़ के घरेलू सजावटी सामान, तो देखिए जैसे आपके कोई भी चीज़ है वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है तो वो कम ही पहुंचने के चांसेस होते हैं। कुछ जो न्यू चीज़ें होती हैं अलग टाइप की चीज़ें वो ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उनको आप कवर करिएगा। और वीडियो को रिवाइज करके एक बार स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं जिससे आपको जल्दी से रिवाइज हो सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपके सामने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संगठन हैं वो पॉलिटी से एक टॉपिक मान लीजिए। तो पॉलिटी का टॉपिक आपके सामने आ चुका है तो इसको कवर करना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन हो जाएंगे नागरिक सुरक्षा संगठन, नागरिकों की सुरक्षा के लिए 1962 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एक सुरक्षा के लिए एक आपके लिए एक गठन किया एक सुरक्षा संगठन की। तो कब 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित हैं? प्रदेश के 75 जिलों में से 17 जिलों में आपके नागरिक सुरक्षा केंद्र है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। वहाँ से आपसे अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो वहाँ जाके आप शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे 17 जिलों में आपके सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश में, जैसे कहीं भी आंधी तूफान और फ्लड ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो आपको बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2005 में बनाया गया है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? मतलब राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? अल्पसंख्यकों के लिए आयोग का गठन 1994। पहले ओबीसी के लिए 1993 में और उसके बाद आपके अल्पसंख्यकों के लिए 1994 में बनाया गया। तो दोनों ध्यान रखना, ओबीसी 1993, अल्पसंख्यक 1994।
बात की जाए राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य में मानव अधिकार का आयोग का गठन जो हुआ 2002 में हुआ मानव अधिकार आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, राज्य में मतलब सूचना लेने का अधिकार आपको कब, तो 2005 में 14 सितंबर 2005 को मानव अधिकार जो सूचना आयोग का गठन किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। मानव अधिकार 2002, सूचना आयोग 2005, ओबीसी आयोग 1993, अल्पसंख्यक आयोग 1994। तो इस प्रकार आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। 2005 सूचना आयोग हो गया। नेक्स्ट है महिला आयोग का गठन 2004 में, राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो 2013 में सुरक्षा आयोग का गठन किया गया। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में बाल अधिकार और राज्य सुरक्षा मतलब बालक के साथ साथ राज्य की भी सुरक्षा तो 2013 में किया गया। और इससे पहले महिलाओं की सुरक्षा 2004 में कर दिया गया। एनआरआई विभाग मतलब जो भी बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए 2014 में एनआरआई विभाग की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहाँ है, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर है। मतलब जो भी लोग माइग्रेंट करते हैं उनके लिए रिसोर्स, उसके लिए जो सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, तो आपका बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया आपका लखनऊ में बनाया गया है माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा तो आपको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एनआरआई विभाग 2014, बाल अधिकार के लिए 2013, राज्य में सुरक्षा बालकों के साथ साथ 2013, महिलाओं के लिए महिला आयोग 2004, सूचना के लिए 2005 और राज्य मानव अधिकार 2002, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, ओबीसी आयोग 1995, आपदा प्रबंधन 2005, 17 जिलों में है आपके नागरिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा गठन 1962। तो नागरिक सुरक्षा 1962, आपदा प्रबंधन 2005, ओबीसी आयोग 1993, अल्पसंख्यक 1994, मानवाधिकार 2002, सूचना 2005, महिलाओं के लिए आयोग का गठन 2004, राज्य सुरक्षा 2013, बालकों का संरक्षण 2013, एनआरआई विभाग 2014 और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लखनऊ। इस प्रकार आसानी से इन सबको आप लर्न कर सकते हैं। चलते हैं नए टॉपिक की ओर। आपके सामने इम्पोर्टेंट कुछ जो आपके महोत्सव होते हैं उनको हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हम बस वही महोत्सव को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने है जैसे सबसे पहले आपके सामने ताज महोत्सव। मुगल काल में ताज महोत्सव मनाया जाता था और इसमें कौन कौन है दोस्तों, तो संस्कृत भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता था, सांस्कृतिक भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता था। कहाँ मनाया जाता था ताज महोत्सव, तो जहाँ पे आपका ताजमहल स्थित है आगरा में इसे मनाया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा सुलाकुल महोत्सव। सुलाकुल महोत्सव हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक। कौन सा महोत्सव बोलते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक सुलाकुल महोत्सव को कहते हैं। और उसके साथ साथ सुलाकुल महोत्सव हो गया और राम बारात उत्सव। सुलाकुल महोत्सव, राम बारात उत्सव और ताज महोत्सव, ये सारे जो आपके उत्सव हैं आगरा ही मनाए जाते हैं। आगरा में ताज महोत्सव, सुलाकुल महोत्सव, राम बारात उत्सव, तो 3 हो गए, सुलाकुल, राम बारात और ताज महोत्सव। ये 3 महोत्सव जो आपके हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं, वो आपके आगरा में मनाए जाते हैं, ताज, सुलाकुल, राम बारात। नेक्स्ट हो जाएगा लखनऊ महोत्सव। अवध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, ज़्यादातर जहाँ पे आपका महोत्सव होगा वहीं की कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपके लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव, तो भारतीय दर्शन, ज्ञान व संस्कृत पर लिटरेरी जो फेस्टिवल्स हैं वो वाराणसी में होता है। तो मीन्स वाराणसी महोत्सव वाराणसी में मनाया जाएगा। अगला हो जाएगा आपका देव दीपावली और त्रिपुरी राक्षस जो है वो वाराणसी में। तो वाराणसी में वाराणसी महोत्सव, देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दोनों वाराणसी में। वाराणसी महोत्सव, देव दीपावली उत्सव वाराणसी में ही मनाया जाता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह कहाँ मनाया जाता है, इसे बोलते हैं यूपी संस्कृति संस्थान द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो सांस्कृतिक संस्थान है उसके द्वारा अखिल भारतीय व्यास समारोह मनाया जाता है वाराणसी में। किसके द्वारा मनाया जाता है, पहली बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट करिए कि अखिल भारतीय जो व्यास समारोह है वो वाराणसी में मनाया जाता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी में मनाया जाता है। कौन इसे मनाता है,
तो उत्तर प्रदेश जो सांस्कृतिक संस्थान है उसके द्वारा इसे मनाया जाता है। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा वाराणसी व प्रयागराज में मनाया जाता है गंगा महोत्सव। वाराणसी प्रयागराज दोनों जगह मनाया जाता है गंगा दशहरा। विठूर गंगा महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो कानपुर में विठूर गंगा महोत्सव आपका मनाया जाता है। तो महोत्सव कुछ इम्पोर्टेंट जो थे आपके वही कवर किए गए हैं। और महोत्सव से और इस जितने भी टॉपिक हम साथ साथ कवर करें इस वीडियो में, इनके अगर सेपरेट भी वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हमारे चैनल पर जाके सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। 10 मिनट 5 मिनट ऐसे वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, तो उनको भी आसानी से आप देख कर रिवाइज कर सकते हैं यूपीजी को। एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास के प्रमुख पदों पर लोग जो भी हिस्ट्री में आपके प्रमुख पद थे, जैसे पहला मुख्यमंत्री, पहला प्रधानमंत्री, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे बिल्कुल 100% कवर हो जाएंगे। और इस एग्ज़ाम से हर एग्ज़ाम में इस वीडियो से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट आने वाला हो, यूपीजी के जहाँ पीसीएस हो, जहाँ भी आपकी पूछी जाती है यूपीजी के, सारी जगह यूपीजी के से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे राज्य के पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। राज्य मतलब हम जब बात करते हैं यूपीजी के बारे में तो ये सारे जो उसका आपका अबाउट में होगा तो उत्तर प्रदेश के ही बारे में बात हो रही है, आपको इसे समझ जाना है। राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला हो जाएगा राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी मतलब महिला जो थी, राज्य की भी थी, मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। दोनों क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से पूछते हैं तो उसका आंसर सुचेता कृपलानी होगा। और राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्रियाँ, तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्रियाँ हुई? 2 महिला मुख्यमंत्री हुई, जिनमें से एक है सुचेता कृपलानी और दूसरी है मायावती जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता होगा श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो अब तक मायावती जी जो हैं वो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और जो लास्ट में बाद में जाके देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, ये लोग पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी राज्य की प्रथम राज्यपाल। इन्होंने कांग्रेस का 1900 क्या हुआ था? कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिन्होंने अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन 1917 में हुआ था। ठीक है, कानपुर अधिवेशन। अगला हो जाएगा राज्य एवं देश की पहली जो महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। राज्य की भी और देश की भी पहली, अगर उत्तर प्रदेश की पूछा जाए पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत देश की पहली महिला राज्यपाल वो भी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सर्वाधिक बार राज्यपाल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल कौन थे? तो सफ़ी कुरैशी और वी एल जोशी, जो लगभग 2 बार राज्यपाल उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं फुल टाइम के लिए। तो 2 जो आपके हो जाएगा सफ़ी कुरैशी और वी एल जोशी। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा पति कौन थे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभापति तो श्री चंद्रभाल जी थे। स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद थी वो श्री चंद्र भाल थे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो विधान परिषद के श्री चंद्र भाल और विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा के आपके थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। इस तरह विधान परिषद की
उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो ये सारी एडिशनल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला हो जाएगा सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी जो थे वो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा के या डायरेक्टली। विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पद पर कौन थे? कहने का मतलब पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और बाद में वो जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसे कौन थे? तो श्रीपति मिश्र थे जो पहले विधानसभा अध्यक्ष, और बनारसी दास जो पहले विधानसभा अध्यक्ष बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो श्रीपति और बनारसी दास ऐसे 2 लोग हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तर प्रदेश के वाल्टर मॉर्गन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तर प्रदेश के। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंभर दयाल जो थे वो प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के थे। विशंभर दयाल जो थे वो प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश के प्रमुख इतिहास के पदों या इतिहास में लोगों के लिए, ये मोस्टली आपके इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। जो अगला है आपके सामने टॉपिक, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में बात की गई है कि इसे कब क्या बनाया गया, कब राज्य बनाया गया, कितनी सीटें हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में, कितनी एसटी को, कितनी एससी को। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक अभी शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं जिसे नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। ठीक है। एनसीआर में कितने ज़िले हैं? तो एनसीआर में 8 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये सारे ज़िले जो हैं आपके दिल्ली से टच करते हैं, हरियाणा से टच करते हैं। उन्हीं सारे ज़िलों को आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा एनसीआर में प्रस्तावित ज़िले कितने हैं, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे कितने ज़िले हैं जो अभी प्रस्तावित हैं कि उसे शामिल किया जाना चाहिए, उसके लिए प्रस्तावित हैं। तो मथुरा हो जाएगा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर हो जाएगा जो एनसीआर के लिए प्रस्तावित ज़िले के रूप में बताया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एनआरआई विभाग का गठन। इस एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया है? तो एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया है। एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य विधानमंडल कैसा है? राज्य में विधानमंडल मतलब कैसा है? तो 2 सदन है जिनमें से विधानसभा, विधान परिषद दोनों उत्तर प्रदेश में आपको मिलने वाली हैं। अच्छा, देश में भारत देश के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ये भी आपको एडिशनल जानकारी रखना चाहिए। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो राज्य की जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ उसे 1937 में गठित किया गया था राज्य विधानसभा। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 431 थी 1967 तक, क्योंकि 1966-67 के बाद पुनर्गठन आयोग के द्वारा भी उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन किया गया था। उत्तराखंड बनने से पहले 2000 तक, उत्तराखंड कब बना? नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन होता है। तो उससे पहले की बात की जाए तो अपने यहाँ 425 जो हैं उत्तर प्रदेश में 425 आपके विधानसभा सीटें थी जिनको कट करके 404 वर्तमान कर दिया गया है। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 404 विधानसभा सीटें रह गई हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। बात करेंगे सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला जिला, जहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा सदस्य हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? तो प्रयागराज में है 12 सीटें। प्रयागराज के अंतर्गत 12 सीटें आ जाएंगी। और सबसे कम विधानसभा वाला जिला कौन हो जाएगा? सबसे कम, जिसमें श्रावस्ती होगा, महोबा होगा, चित्रकूट होगा। ये तीनों हो जाएंगे जिसमें 2-2 सीटें आपकी मिलेंगी, श्रावस्ती में भी, महोबा भी, चित्रकूट में। और सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ? तो प्रयागराज में।
राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, मतलब राज्य की जो विधानसभा है 404 सीटों वाली विधानसभा, उसमें 86 सीटें जो हैं किसके लिए आरक्षित की गई हैं? आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। और 86 सीटों में किसे किसे आरक्षण दिया गया है वो देखिए। 86 सीटों में 2 सीटों के लिए आपके जो एसटी हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया है, और एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें दी गई हैं। 84 शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें दी गई हैं। टोटल 86 सीटें 404 में से आरक्षण प्रदान की गई हैं। स्वतंत्रता के बाद अब तक मात्र एक बार विधानसभा की बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी। 8 जनवरी 2003 में लखनऊ से बाहर कहाँ से? तो प्रयागराज में हुई थी, लखनऊ से बाहर। राज्य मंत्रिमंडल की जो पहली बार लखनऊ से बाहर बैठी, कहाँ बैठक हुई थी? राज्य मंत्रिमंडल, राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं उनकी बैठक हमेशा कहाँ होती है? तो लखनऊ में होती है। लेकिन उससे बाहर एक बार कब हुई? 29 जून 2019 को कहाँ हुई? प्रयागराज में हुई थी। विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो विधान परिषद का जो गठन है 1937 में विधान परिषद का गठन होता है। उत्तराखंड निर्माण से पहले 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो विधान परिषद जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो 108 थी। उत्तराखंड गठन से पहले, मतलब नवंबर 2000 से पहले। और उसके बाद कितनी रह गई? तो वर्तमान में 100 सीटें विधान परिषद में हैं। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आपको पता होगा 100 सीटें हैं। प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80 सीटें आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रदेश में एससी और एसटी के लिए लोकसभा सीटों का आरक्षण कैसा है? तो आपको कितनी सीटें पाई जाती हैं? यहाँ पे पाई जाती हैं आपकी 80 सीटें पाई जाती हैं। ठीक है, 80 सीटें आपको पाई जाती हैं। तो 80 सीटों में आपका जो आपको एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, उससे कोई भी सीट रिजर्व नहीं की गई है। और 17 सीटें रिजर्व की गई हैं किसके लिए? तो आपके जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, उसके लिए 17 सीटें रिजर्व की गई हैं 80 में से। मतदाता की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? मतदाता के संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा गाजियाबाद है। सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ है? गाजियाबाद में। और सबसे कम मतदाता कहाँ है? तो बागपत में सबसे कम मतदाता हो जाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? मतलब राज्यसभा की जो सीटें हैं 31 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 404 सीटें हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है, ये सारा कुछ लर्न करके रखना। 1967 से पहले कितनी थी? तो 1967 से पहले कितनी थी? तो ये हो जाएंगी आपको लगभग 400 से ऊपर, 431 सीटें थी। और उन जो आपका उत्तराखंड गठन से पहले कितनी थी? उत्तराखंड गठन से पहले 425 सीटें थी। तो ये एडिशनल आपको जानकारी ज़रूर लर्न करके रहना है। अगला हो जाएगा, प्रथम बार जो प्रेसिडेंट शासन, मतलब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगाया गया था? तो 25/2/1968 से 25/2/1969 तक, मतलब 1 ईयर को मान सकते हैं आप। प्रेसिडेंट रूल है जो उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। अब तक कुल कितने बार लगाया जा चुका है? तो अब तक 10 बार कुल राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। निकटतम कब लगाया गया था? तो निकटतम लगाया गया था 8/3/2002 से 3/5/2002 तक लगाया गया था। निकटतम राष्ट्रपति शासन आपका कब लगाया गया? 2002 में लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया? 10 बार लगाया गया। सबसे पहले 1968 में लगाया गया है। ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपके सामने जो जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश का नाम से और गठन से संबंधित है। मतलब उत्तर प्रदेश को कब क्या था नाम, और कब इसका गठन किया गया, कब इसकी राजधानी बनाई गई, इन सारी बातों को कवर करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो आपकी जितनी भी सारी जानकारी वो कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है और उसके बारे में, राजधानी के बारे में सारी डिटेल से कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में क्या था? 1836 से उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू होता है। तो 1836 में जो उत्तर प्रदेश का नेम था उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत से नाम दे दिया गया। 1877 में। 1902 की बात की जाए तो 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत से कर दिया गया। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 से इसे प्रॉपर संयुक्त प्रांत दे दिया गया। तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम अवध प्रांत,
1902 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत इसे दे दिया गया है। अब ये हुई राज्य की बात। अब राजधानी की बात की जाए तो 1836 में इसकी सबसे पहली जो राजधानी बनी वो कहाँ बनी? आगरा में बनी। और 1858 में इसे राजधानी को प्रयागराज ले आया गया। तो 1858 में राजधानी प्रयागराज। फिर 1858 के बाद 1921 से इसकी राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ ले आई जाती है और 1935 से इसे पूर्णतः राजधानी बना दी जाती है। 1935 से लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बन जाती है। उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य का गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नया गठन हुआ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के नाम से गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से गठन किया गया। राज्य का पुनर्गठन जैसे सभी राज्यों का किया गया उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी राज्य का पुनर्गठन किया गया। ये 1 नवंबर 1956 को किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम से इसका भी पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब किया गया? तो 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन किया गया, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नामक राज्य बनाया गया है। 13 जिलों को कट करके और कब? 9 नवंबर 2000 को बनाया गया है। इसके साथ और भी बिहार से काटकर झारखंड को बनाया गया था, एमपी से काटकर भी एक राज्य को बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। इसी तरह यहाँ उत्तर प्रदेश से काटकर आपका उत्तराखंड बनाया गया था। अगला हो जाएगा प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा की घोषणा कब की जाती है? तो 1947 से देवनागरी लिपि हिंदी की घोषणा की जाती है। राजकीय भाषा की कब? 1947 से। और जो द्वितीय राजकीय भाषा होती है उसे उर्दू माना जाता है। और कब घोषणा की जाती है? तो 1989 में इसे बनाया जाता है। तो जो राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है कार्यालय में अनिवार्य हो जाती है 26 जनवरी 1968 से। और जो दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, उसे 1989 से उर्दू बना दिया जाता है। अगला हो जाएगा राजकीय चिन्ह वगैरह के बारे में। तो राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। और राजकीय पक्षी सारस हो गया, सारस बोलेंगे इसे। नेक्स्ट हो जाएगा राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? अशोक का प्लांट हो जाएगा। राजकीय पशु की बात की जाए पलाश या टेसु बोलते हैं। और पलाश या टेसु को 2011 में राज्य का जो है राजकीय पशु बनाया गया। कब बनाया गया? 2011 में बनाया गया है। और राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? तो राजकीय जो खेल है वो हॉकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो एक वृत्त में मछली और एक तीर धनुष जो मिलेगा आपको, इस तरह का तीर और उसके साथ धनुष और इस साइड में मछलियाँ। तो एक वृत्त में मछलियाँ, तीर धनुष, वही हो जाएगा राजकीय वृक्ष। और कब अपनाया गया? तो 1938 में इसे अपनाया गया। 1938 में। उत्तर प्रदेश के चिन्ह में नहीं है। तो क्या नहीं है? तो मोर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चिन्ह में नहीं है। तो अभी दोस्तों हम थ्योरी कवर कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद हम जो आए एमसीक्यू भी करेंगे। पहले सारी थ्योरी कवर कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट तो थ्योरी से होता है, क्वेश्चन से सिर्फ प्रैक्टिस होती है। अगर थ्योरी को हम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी सारी कवर होगी। दोस्तों हम जो ये कवर कर रहे हैं ये अगर 1 घंटे कवर कर दिया तो कोई अगर दूसरे चैनल पर जाओगे तो वो 10 घंटे में से कवर करता है, क्योंकि यही चीज़ें बोर्ड पे लेके 4 ऑप्शन के साथ उसी में घूमता रहता है। तो इसको हमने 1 घंटे की चीज़ को 10 घंटे की चीज़ को 1 घंटे में कवर कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो को डाउनलोड करके आप सेव करके रख सकते हैं या आप ऑनलाइन 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे जिससे आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। केंद्रीय संस्थान एवं संगठन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी उत्तर प्रदेश के केंद्रीय संस्थान और संगठन हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे संस्थान और संगठन हैं तो आपको आसानी से इसे कवर कर लेना। और जितने भी संस्थान होंगे वो सारे इसी वीडियो में इसी टॉपिक में कवर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है लखनऊ में मिलने वाले संस्थान एवं संगठन में। लखनऊ में जो भी संस्थान और संगठन मिलते हैं उन सबको इसी में हम कवर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने जो होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त संगठन होने वाले हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका आ जाएगा ड्रग का रिसर्च, वो लखनऊ में हो जाएगा। मेडिसिन एरोनॉटिक्स प्लांट्स लखनऊ में हो जाएगा। और आपका पशु जैविक जो औषधि होती है पशुओं की, लखनऊ हो जाएगा। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ हो जाएगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर केन जो रिसर्च हो जाएगा वो भी लखनऊ हो जाएगा। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, मैंगो के लिए जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का वो भी लखनऊ हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, तो फिश जेनेटिक रिसोर्स ये भी लखनऊ। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ, और सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, और इसके साथ और भी सेंटर बहुत सारे हैं। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी लखनऊ, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। तो जो इतने सारे हैं सारे लखनऊ के संस्थान हैं और इससे बाहर कोई भी संस्थान नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं, जैसे आपका सेंट्रल ड्रग हो गया, मेडिसिन हो गया, पशु जैविक हो गया, मैंगो रिसर्च हो गया, और ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स हो गया, और इसके साथ साथ आपका सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर हो गया, सुदूर संवेदन केंद्र हो गया, नेशनल सोशल स्टडीज़ हो गया, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट हो गया, और भारतीय प्रबंध संस्थान हो गया। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए कुछ जैसे मान लीजिए जगह पे किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है सिंगल सा एक ही संस्थान था, तो वहाँ मैंने सिंपल सा पॉइंट दे दे के कवर किया है। तो मैं कहूँगा कि अगर जो भी ये जहाँ पे बहुत सारे हैं उनकी अपेक्षा जहाँ पे सिंगल होते हैं या डबल होते हैं कोई संस्थान, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको उस पर ज़्यादा ही कमांड करनी चाहिए जहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ पे सिंगल टाइप के होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बात की जाए तो इसी तरह सीतापुर हो जाएगा। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ है? अंदेश नगर लखीमपुर। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में मिल जाएगा। पशु जैविक अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में। पशु चिकित्सा जो अनुसंधान है मतलब पशुओं की चिकित्सा के लिए अनुसंधान इज्जत नगर। तो ये जो भी पॉइंट में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। मीट के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ? तो इज्जत नगर बरेली में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट हो जाएगा। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? एवियन पक्षी तो इज्जत नगर बरेली, ये भी हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बकरी के लिए अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? पोटैटो के लिए मोदीपुरा मेरठ हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ हो जाएगा। पॉइंट में जितने भी सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको ज़रूर आपको कवर करना है। तो पशु चिकित्सा जो हो जाएगा वो आपका इज्जत नगर बरेली हो जाएगा। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। तो मीट के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है? इज्जत नगर बरेली। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एवियन पक्षी के लिए आपका इज्जत नगर में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम मथुरा हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो के लिए मोदीपुरम मेरठ। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो फुर्सतगंज रायबरेली में। रायबरेली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो भी यहाँ पे एक साथ लिख दिए गए हैं। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट उड़ान जो एकेडमी है वो फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये भी फुर्सतगंज रायबरेली में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फैशन के लिए रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रायबरेली, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए रायबरेली। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में मिलेगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए जगदीशपुर अमेठी में मिलेंगे। अगले जो आपके होने वाले हैं वो कानपुर के संस्थान होने वाले। कानपुर में जो भी आपके संस्थान मिलते हैं उन सबको यहीं पे देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर हो गया। और दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर हो जाएगा। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर हो जाएगा। चमड़ा रंगाई जूता के लिए कानपुर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की जो इकाई है वो कानपुर हो जाएगा। गाजियाबाद के संस्थान की बात की जाए तो गाजियाबाद में नॉर्थन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन
और खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला, ये दोनों गाजियाबाद में हो जाएंगे। और भी है नेशनल बायो फर्टिलाइज़र, तो बायो फर्टिलाइज़र जो है वो भी गाजियाबाद में फर्टिलाइज़र भी बनती है, टेक्सटाइल भी होता है, और खाद्य अनुसंधान मानवीकरण प्रयोगशाला, मतलब 3 चीज़ें आपकी गाजियाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे प्रयागराज के प्रमुख संगठन। प्रयागराज में जो आपके संगठन पाए जाते हैं उनके बारे में, तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान, प्रयागराज में मत्स्यिकी मतलब मछलियों का अनुसंधान हो जाएगा। जीवी पंथ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठन हो जाएगा, जीवी पंथ जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठन है ये भी यही है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संगठन प्रयागराज हो जाएगा, हरिश्चंद्र भी। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, मेहता इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिलेगा। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिलेगा। और सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र, ये भी प्रयागराज में मिलने वाला है। आगरा के अनुसंधान की बात की जाए, आगरा में बहुत सारे अनुसंधान पाए जाते हैं, जिसमें से टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग कॉलेज और आपका जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलमा जो इंस्टीट्यूट है वो भी आगरा में पाया जाता है। नेशनल पैराशूट कॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैराशूट कॉलेज आपका आगरा में पाया जाता है। ये सारे जो भी हमने यहाँ पे लिखा है किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने थ्योरी में इंक्लूड किया है, तो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, झांसी हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट कहाँ पे है, हापुड़ में हो जाएगा। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्कूल पेपर टेक्नोलॉजी, सहारनपुर हो जाएगा। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, मथुरा हो जाएगा। केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान, खुर्जा हो जाएगा, बुलंदशहर में जो पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा नोएडा में पाए जाने वाले संगठन। नोएडा में क्या क्या पाया जाता है, नोएडा में जो आपके बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, नोएडा में हो जाएगा बॉटेनिकल गार्डन। नेशनल एकेडमी फॉर स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में हो जाएगा क्योंकि स्टैटिक से संबंधित मतलब मैथ से रिलेटेड वर्क होता है नोएडा में। बॉटेनिकल गार्डन क्योंकि गार्डन बहुत सारे नोएडा में, तो नोएडा हो जाएगा। वीवी गिरी, वीवी कहाँ गिर गई, तो नोएडा में गिर गई, इस तरह आप लर्न कर सकते हैं। आपदा मोचन बल, आपदा कहाँ ज़्यादा आती है, तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ आती है, तो नोएडा हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च, कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च, ये भी वहीं पे है क्योंकि लोग जहाँ ज़्यादा जाएंगे वहीं पे कोई भी रिसर्च या स्टेशन खोला जाएगा। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, म्यूजियम इंस्टीट्यूट हो गया। नेशनल कुकरी इंस्टीट्यूट हो गया। और हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैवी हॉल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी यहाँ है। और जो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पुनर्निर्माण केंद्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर आर्कोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ऑन्कोलॉजी, आर्कोलॉजी के लिए दीनदयाल उपाध्याय हो गया, मौसम के लिए पुनर्निर्माण केंद्र हो गया, हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल कुकरी इंस्टीट्यूट हो गया, म्यूजियम इंस्टीट्यूट हो गया, कैंसर प्रिवेंशन हो गया, आपदा मोचन बल का मुख्यालय हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी नोएडा में मिलते हैं इनके मुख्यालय। आगरा हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट वाराणसी में कौन कौन से, तो केंद्रीय उच्च तिब्बत संस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट सारनाथ का है, तो ये मिलेगा आपको वाराणसी में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IRT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो प्रौद्योगिकी संस्थान भी वाराणसी में मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए वाराणसी। साग भाजी इंपॉर्टेंट, साग और भाजी मतलब साग सब्जी के लिए जो साग भाजी बोलते हैं उसे, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है यहीं मिलेगा। हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में मिलेगा। हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में मिलेगा। मालवीय रिसर्च सेंटर जो मिलेगा फॉर गंगा डॉल्फिन के लिए। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, गंगा डॉल्फिन के जो मैनेजमेंट है वाटर रिसोर्स का वो भी यहाँ मिलने वाला है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर यहाँ मिलेगा। बीज अनुसंधान मतलब बीज बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर वाराणसी में मिलेगा। कारपेट इको लैब भदोही में मिलेगा। भदोही का कारपेट इको लैब जो है वो भी वाराणसी में है। नेक्स्ट हो जाएगा सेंट्रल वाटर रिसर्च एंड पावर स्टेशन, जो सेंट्रल वाटर रिसर्च है और पावर स्टेशन वो भी आपका वाराणसी में मिलने वाला है। तो वाराणसी से जो है बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने थे, जैसे कारपेट इको लैब हो गया, वाटर रिसर्च स्टेशन हो गया, चावल अनुसंधान हो गया चांदपुर में, बीज अनुसंधान हो गया, मालवीय रिसर्च सेंटर हो गया, हैंडलूम, हथकरघा, साग भाजी, ज्वेलरी, भारतीय प्रौद्योगिकी केंद्र, उच्च तिब्बत। तो ये अगर पूरी लाइन आपको लर्न नहीं होती तो सिंपल कुछ की पॉइंट जो हैं वो लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करिए तो रिवाइज करने का सिंपल से यही तरीका है
कि किसी भी आंसर का की पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए, जिससे सारा आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। और तो मैंने इसको भी आसानी से आपको समझा दिया है, और इसको भी आप रिवाइज कर दे सकते हैं। 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा हर एक चीज़। पॉइंट में जितनी भी चीज़ें थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा 50 मिनट्स हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सेव करके रखना खुद के लिए। और इसी तरह के वीडियो हम और भी कवर करते रहते हैं। कुछ हाफ वीडियो 10 मिनट, 5 मिनट और लॉन्ग भी वीडियो कवर करते हैं। जैसे इस टाइप की वीडियो हिंदी से हो गया, यूपी जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे कंटेंट हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए, वो आप कवर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, और इसी तरह के वीडियो को पाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, टेलीग्राम का जो है आपका लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही वहाँ जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। तो सारी PDF आपको वहाँ से मिल सकती हैं। आसानी से जाइए और क्लिक करिए और आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक बार फिर से। धन्यवाद।